अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अफसा कोमल। आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे बड़े मसले के हवाले से, जिसको आम तौर पे आप देखते हैं कि हमारे टीवी पर या फिर जो हम बातचीत करते हैं मसाइल के हवाले से तो उस पर इतनी तवज्जो नहीं दी जाती। लेकिन इस वक्त पूरी दुनिया मुत्तफ़िक है कि दुनिया का सबसे बड़ा मसला कोई सियासी मसला, कोई मुआशी मसला नहीं है, बल्कि क्लाइमेट चेंज एक ऐसा इशू है जिसके ख़तरात इस वक्त दुनिया के कोने कोने में फैलते जा रहे हैं। लेकिन न सिर्फ जो हमारे मुल्क बल्कि पूरी दुनिया के अंदर हमें एक संजीदगी नज़र नहीं आती थी इस मसले के हवाले से। लेकिन कुछ साल पहले जब इस बारे में कुछ नौजवान लोगों ने बात करना शुरू की तो तब इस पे संजीदगी नज़र आई। आलमी लीडरान इकट्ठे हुए और जब उन्होंने इसके ऊपर बात की तो वही रिवायती बातें की गई कि हम होपफुल हैं, पुरुमीद हैं कि आने वाले वक्तों में इसके ऊपर हम काम करेंगे। फिर इसमें एक आवाज़ सामने आई ग्रेटा थनबर्ग की, जो कि एक नौजवान कम उम्र है, एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं, और उन्होंने जो बात की वो सब लोगों के दिलों तक पहुंची। उन्होंने कहा कि ये लोग जो है ये तो उम्र के इस हिस्से में है कि क्लाइमेट चेंज शायद इनकी ज़िंदा होते हुए इनको इफ़ेक्ट नहीं करेगा, लेकिन उन्होंने अपनी उम्र का हवाला देते हुए और अपनी एज के जो दुनिया में लोग हैं उनकी हवाले से परेशानी का इजहार किया कि जब हम बड़े होंगे तो हमारी आने वाली नस्लों के लिए ये दुनिया रहने के काबिल नहीं रहेगी। तो जब ग्लोबल लीडर्स ने इसके ऊपर बुनियादी सी बातें की तो उस वक्त ग्रेटा थनबर्ग ने एक बात कही। उन्होंने कहा कि आई डोंट वांट यू टू बी होपफुल, पुरुमीद ना रहे आप, बल्कि आई वांट यू टू पैनिक एंड एक्ट एज इफ द हाउस इज़ ऑन फायर। उन्होंने कहा ऐसे पैनिक करेंगे जैसे घर में आग लग चुकी है, ये इतना संजीदा मसला है। और उसके बाद इसके ऊपर जो डिबेट हुई और इक़दामात हुए, दुनिया अब कई ममालिक ने इसके ऊपर तवज्जो दी और ये कहा जाता है कि एनवायरनमेंट के हवाले से ख़ास तौर पे अपने बजट रखा जाता है और उसके ऊपर काम भी किया जा रहा है। लेकिन हम इस वक्त कहाँ पर खड़े हैं इस हवाले से? आपने देखा होगा कि जो भी हालिया बारिशें हुई उसके हवाले से भी किस किस्म की तबाहकारियाँ हुई। वफाकी वज़ीर शहरी रहमान के मुताबिक सिर्फ अभी 14 जून से लेकर 7 जुलाई के दौरान 77 अफराद जाँ बहक हुए हैं मुख्तलिफ वाक़यात में। दूसरी तरफ पहाड़ी इलाकों के हवाले से हमें आए रोज़ ख़बरें आती हैं। जो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज है, जो मौसमियाती तब्दीलियाँ हैं, उनके असरात हमारे पहाड़ी इलाकों में वाज़े तौर पर नज़र आते हैं। कहीं पर ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, कहीं पर फॉरेस्ट जंगलात के अंदर आग भड़क उठने के वाक़यात आपने देखे। बलूचिस्तान और KP के अंदर इस तरह के वाक़यात पेश आए हैं। तो अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि हम इस इशू के ऊपर बात करें, कितने संजीदा ये मामला है और कितना संजीदा इसको हम लेते हैं। आज के इस खास प्रोग्राम में हम इसके ऊपर बात करेंगे और बड़े ख़ास हमने इसके हवाले से दावत भी दी है। हमारे साथ हैं मलिक अमीन असलम साहब, जो कि माहिर माहौलियात भी हैं और साबिक वज़ीर मुमलिकत हैं माहौलियात के हवाले से। PTI के दौर में आपने बहुत काम भी किया, इस हवाले से हम आपसे बात करेंगे कि क्या चैलेंजेस हैं। जमील नगरी साहब नुमाइंदे हैं रोज़नामा डॉन के गिलगित बल्तिस्तान से, और आप ख़ास तौर पे रिपोर्ट करते हैं एनवायरनमेंट और वाइल्ड लाइफ के हवाले से जो इश्यूज़ हैं। बहुत शुक्रिया जमील साहब आपका भी और मलिक साहब आपका भी। और थोड़ी देर में नाज़रीन हमें डॉक्टर इमरान साहब ज्वाइन करेंगे, वो भी माहिर हैं माहौलियात के इश्यूज़ के हवाले से, उनसे भी हम जानेंगे कि उनके क्या ख़यालात हैं इस बारे में। मलिक अमीन साहब, मैं आपसे आगाज़ करना चाहूँगी। अब जो अभी साबिका दौर गुजरा, जब आप वज़ीर मुमलिकत थे तो आपने COP26 जो समिट था उसमें भी ये इशू रेस किया कि ख़ासकर हमारे ख़ित्ते को क्या चैलेंजेस दरपेश हैं और दुनिया के लिए कितना अहम मसला है और इसके ऊपर कैसे जदीद तकाज़ों के मुताबिक काम करने की ज़रूरत है। पहले तो मैं जानना चाहूँगी कि अब क्योंकि आपने ऑन ग्राउंड यहाँ पे काम किया हुआ है, आप समझते हैं तमाम ग्राउंड रियलिटीज़ को, कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं हमें जिसके ऊपर हमें हंगामी बुनियादों पर काम करना चाहिए? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम पे बुलाया, और बिल्कुल आपने सही फरमाया कि इस वक्त जो मौसमियाती तब्दीली या क्लाइमेट चेंज जिसको कहते हैं, वो दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा इशू बन चुका है। और दुनिया में अगर टॉप 3 इशूज का फिक्र आता तो ये हमेशा उन टॉप 3 में होता है। पाकिस्तान में हम इस इशू से बहुत ज़्यादा मुतासिर हैं, हालांकि वी आर नॉट वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स ऑफ दिस इशू। हम 135वें नंबर पे आते हैं उन ममालिक में जो कि इसके जिम्मेदार हैं, लेकिन हम 5वें नंबर पे आते हैं उन ममालिक में जो कि इससे मुतासिर हैं। और अगर आप ये सीज़न देखें जो पिछले हमारे 2-3 महीने गुजरे हैं, तो बिल्कुल हम आई ऑफ द स्टॉर्म में रहे हैं क्लाइमेट चेंज के हवाले से। पहले यहाँ पर एक ऐसी हीट वेव आई जो कि अनटाइमली थी, और दुनिया में सबसे हॉटेस्ट जो सबसे गर्म जगह थी वो पाकिस्तान में थी एक हफ्ते के लिए, जैकबाबाद सिंध के अंदर। उसके बाद फॉरेस्ट फायर जो कि ट्रिगर हुए इसी हीट की वजह से, मुख्तलिफ मकामात के ऊपर हमने देखा कि बड़ा जंगलात को भी नुकसान पहुंचा उसकी वजह से, वो एक अनटाइमली हीट वेव की वजह से हुआ। फिर उसके बाद हमने ग्लेशियर्स की मेल्टिंग देखी हमारे नॉर्दर्न एरियाज में, खसूसन हुंजा के आसपास वहाँ पर ग्लेशियर हमारे फटे, और फिर काराकोरम हाईवे
का एक हिस्सा था जो कि उड़ गया, एक ब्रिज उड़ गया, और जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट सड़क है पाकिस्तान की तजारत के लिहाज से, वो हमें 2 हफ्ते के लिए वो आउट ऑफ रीच रही हमारे। इसके बाद इस वक्त हम लोग एक अनप्रेसिडेंटेड मानसून सीजन में से गुजर रहे हैं। तमाम प्रेडिक्शंस ये हैं कि ये मानसून पिछले मानसून से बहुत ज़्यादा होगा, और इससे अर्बन फ्लडिंग का खुसूसन कराची में और लाहौर में और बड़े शहरों के अंदर अर्बन फ्लडिंग का बहुत ज़्यादा खतरा है। तो ये तमाम वो असरात हैं जो कि पाकिस्तान फेस कर रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से। ये सब क्लाइमेट ट्रिगर्ड जो है वो हालात हैं। अब इसके लिए आपने पूछा कि करना क्या है, इसके लिए सबसे अहम और ज़रूरी बात तो ये है कि इसको हम अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में, जो अगर दुनिया ने टॉप 3 में डालवा तो हमें तो उसको टॉप पे रखना चाहिए बिल्कुल पाकिस्तान में। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर हमारी जो सियासत है और मुल्क की पॉलिसी मेकिंग है वो और चीज़ों के इर्द गिर्द घूमती रहती है, लेकिन ये इशू जो है ये टॉप प्रायोरिटी पे नहीं आता। हमारी गवर्नमेंट में इसमें बहुत ज़्यादा हमने इस पे फोकस रखा। इमरान खान साहब को स्पेशली इस पे बहुत ज़्यादा फोकस था, और वो समझते थे कि ये वोट गेटिंग इशू नहीं है, लेकिन ये इशू एक ऐसा है जो कि पाकिस्तान की सालमियत के लिए और हमारी आने वाली नस्लों के लिए बड़ा ज़रूरी है ये। तो हमने तो इसकी फंडिंग भी बहुत बढ़ाई। जब मैं मिनिस्टर था क्लाइमेट चेंज पे, तो 30 करोड़ का तकरीबन डेवलपमेंट बजट था जब हमने शुरू किया, और जब हमने छोड़ा तो 14 अरब रुपए का वो बजट हो चुका था। और उसके अंदर हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट स्टार्ट किए। बिलियन ट्री सुनामी हमारा एक इंटरनेशनल रिकग्नाइज प्रोजेक्ट था, जो कि आपने COP26 की बात की, तो वहाँ पर तमाम दुनिया के अंदर पाकिस्तान को एक विक्टिम तो पहले से समझा जाता था हमेशा, लेकिन वो विक्टिम की कहानी रोने से होता कुछ नहीं है। इस बार पहली बार ये हुआ कि पाकिस्तान को सोल्यूशन प्रोवाइडर के तौर पे वहाँ पर देखा गया, और नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस के अंदर स्पेशली हमारे 10 बिलियन ट्री प्रोजेक्ट की वजह से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने हमें रिकग्नाइज किया, और स्पेशली एक कैटेगराइजेशन 3 ममालिक की नेचर लीडर की, उसमें पाकिस्तान को इंक्लूड किया। इसी तरह यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम ने 3 दुनिया के फॉरेस्ट्री चैंपियन चुने, उनमें पाकिस्तान इंक्लूडेड था। IMF ने अपने मेन वेबसाइट के ऊपर हमारे इस इनिशिएटिव को और नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस के जो हमारी काविश थी उसको रिकॉग्नाइज भी किया। तो ये तमाम चीजें हमारी हो रही थी, और मुझे उम्मीद है कि ये जो अब हुकूमत आई है ये इसको प्रायोरिटी में ऊपर रखेगी। अभी तक तो नजर नहीं आ रहा कि वो प्रायोरिटी में है, लेकिन ये नहीं रखेंगे तो ये क्लाइमेट चेंज फोर्स करेगा अपने आप को हुकूमत के ऊपर भी। और जिस तरह ये आज आपने 3 महीने में देखा कि ऐसी चीजें हुई जिनसे आपने बताया, जिस तरह कि 80 के करीब अमवात भी, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान हुआ, इकोनॉमी को नुकसान हुआ। इसलिए हमें इसके लिए तैयार रहना, इसके लिए तैयारी करना बहुत जरूरी है। इसके लिए फंड्स मुख्तस करना और इसको प्रायोरिटी के अंदर रखना टॉप। बिल्कुल, और जिस तरह आपने कहा कि दुनिया में टॉप 3 मसाइल में रहता है, इसी तरह हम देखते हैं इंटरनेशनली जब भी इलेक्शन कैंपेन्स भी करती हैं जमातें, तो उनके लिए क्लाइमेट चेंज अब इस दौरे हाजिर के अंदर एक बहुत ज़रूरी इशू हो गया है, जिसके ऊपर जब तक वो बात नहीं करते उनका वोटर मुंतज़िर होता है कि जिस जमात के लिए हमने वोट करना है उनके लिए क्लाइमेट चेंज कितना अहम इशू है, क्या काम कर सकते हैं इस हवाले से। क्लाइमेट पॉलिटिक्स जो है ये बिल्कुल तमाम पॉलिटिक्स को उसने पीछे छोड़ दिया। अभी ऑस्ट्रेलिया में जो प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुआ है वो कहते हैं कि उसका जो मेन थीम थी वो क्लाइमेट चेंज थी, जिसकी वजह से इलेक्ट हुआ है। इसी तरह यूरोपियन कई ममालिक हैं, ऑस्ट्रिया है, उसमें इटली है, ये लोग वो मुल्क हैं जहाँ पर ये अब इशू एक पॉलिटिकल इशू बन चुका है और टॉप मोस्ट एजेंडा के ऊपर आता है। आज के इस खास शो में हम बात कर रहे हैं माहौलियाती तब्दीलियों के हवाले से, क्लाइमेट चेंज के बारे में, जो कि एक बहुत ही अहम मसला है अगर हम इसकी तरफ तवज्जो दें और इसके बारे में कुछ जानने की कोशिश करें। अब हमारे साथ जमील नगरी साहब भी मौजूद हैं और मलिक अमीन असलम साहब भी हैं, जिनसे हम बात कर रहे हैं कि क्या बेहतरी हो सकती है। जमील नगरी साहब, आप ये बताइएगा, क्योंकि आप फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करते हैं, एक तो गिलगित बल्तिस्तान से आप रिपोर्ट करते हैं इस तरह के वाक़यात के हवाले से, तो बड़ा बेहतर तरीके से समझते हैं कि गुजरते हुए वक्त के साथ साथ कैसे हालात तब्दील हो रहे हैं मौसमियात की तब्दीली की वजह से। पिछले कुछ दिनों में एक तो हुंजा में जो पुल गिरा उसके हवाले से हसनाबाद में, उस पर भी कहा जा रहा था कि यही माहौलियात का असर है कि जो वहाँ पे सिचुएशन बनी थी। फिर अभी शेर किला के हवाले से भी हम जो बारिशें हुई और जो सूरत हाल बनी उसमें जानों का ज़िया भी हुआ। आप हमें क्या बता सकते हैं पिछले कुछ सालों के अंदर कैसे आप तब्दीली होती हुई देख रहे हैं माहौलियात और मौसम की वजह से? जी बहुत शुक्रिया। मुझे अच्छा लगा कि पहली दफ़ा जो है मेन स्ट्रीम मीडिया पे ये टॉपिक डिस्कस हो रहा है। लेकिन जैसा आपने जिक्र किया हुंजा का, शिरक लका, खैर यहाँ पर भी बड़े डिजास्टर्स हुए, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे
क्लाइमेट चेंज की वजह से, ग्लेशियर मेल्टिंग की वजह से जो लोगों की सफरिंग है, लोगों की जो मुश्किलात है और जिस तरीके से तवज्जो हो रही है, वो बेसिकली अथॉरिटीज के सामने वो बिल्कुल उसकी कोई अहमियत आज तक हमने नहीं देखा और बिल्कुल अननोटिस ही जाते हैं। आप देख रहे हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के खास में जिक्र करूंगा, क्योंकि मोस्ट वनरेबल कम्युनिटीज है यहाँ के लोग और अबव 5000 ग्लेशियर्स है, पीक्स है और जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं वो डायरेक्टली मुतासिर होते हैं, क्योंकि हमने देखा कि रिसेंट ईयर्स में बहुत हद तक तब्दीली हमने अपनी जिंदगी में महसूस किया कि जब समर्स में ग्लेशियर मेल्टिंग शुरू हो जाता है तो अब जो है रैपिड ग्लेशियर मेल्टिंग हमने देखा और ग्लेशियर मेल्टिंग की वजह से सैलाब आते हैं और सैलाब की वजह से गांव के गांव तबाह हुए, कैजुअलिटीज हुए और उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर, कम्युनिकेशन। अभी भी मैं जो है घंटे तक ट्राई किया शिकायत पे आपके साथ बात करने के लिए, लेकिन नहीं कर सका। उसकी वजह ये है कि 2-3 दिन से ऑप्टिकल फाइबर कटा हुआ है, कम्युनिकेशन का भी मसाइल है और देखा कि इस साल हमने उसको ज्यादा जो ग्लेशियर मेल्टिंग की शिद्दत ज्यादा देखा, वो इस वजह से कि आपने खुद जिक्र भी किया कि बहुत सारे पुल्स भी गिरे हर जगह, मैं गिन नहीं सकता हूँ। अच्छा नदवी साहब ये बताइएगा, ये जो अभी हसनाबाद में पुल था उस पर भी मुख्तलिफ बातें की गई, कुछ लोगों ने कहा ऊपर तजावुजात भी बना दी गई थी, उसमें वो भी एक वजह बनी थी उसके गिरने की। और दूसरा ये भी बताएगा कि पीटीआई के दौर में, क्योंकि खान साहब का ये एक इलेक्शन का नारा भी था कि वो माहौलियात के हवाले से खास तौर पर फोकस रखेंगे, जीबी के लिए कोई खास काम किया गया इन मसाइल के हवाले से? देखिए, मैं फिर वही बात करूंगा, हसनाबाद का जो मामला है मैं उसको पॉलिटिकल कोई बात नहीं करूंगा। बेशक वो अपनी जगह उसके अंदर बहुत सारे लोगों के ओपिनियंस है, लेकिन फ्लडिंग वहां से ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट हुआ है ना, शीश पर ग्लेशियर तो आउटबर्स्ट हुआ है। ये मेरे लिए सामने उसकी अहमियत है। उसी तरह सिर्फ शीश पर ग्लेशियर की बात नहीं है, बल्कि यहाँ पर बहुत सारे ग्लेशियर, बहुत सारे नालों में, बहुत सारे नदियों में ऐसे सैलाब आए कि लोग तबाह हुए। कल ही आपने देखा कि जो शेर किला में अबव 8 जो है लोग मलबे तले दब गए, 200 से ऊपर लोग जो है बेघर हो गए। तो ये मसला जो है पॉलिटिकल से ज्यादा इन्वायरमेंटल एंगल से देखने की जरूरत है। बिल्कुल ऐसी ही बात है, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। मलिक साहब, अब ये जो फॉरेस्ट फायर्स हुए हैं इसकी क्या वजह है अब आपकी नज़र में? क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ बातें सामने आ रही थी, वहाँ की जो इंतज़ामिया थी वो कह रही थी कि कुछ लोग हैं जो जंगलात को आग लगा रहे हैं। एक तरफ ये भी बात है कि मौसम की वजह से इस तरह का हुआ, और फिर बलूचिस्तान में भी हमने इसी तरह का देखा। इसकी क्या वजह है, बुनियादी वजह क्या है फॉरेस्ट फायर्स की? हमने केपी में तो उसकी पूरी तहकीकात कराई थी और उस तहकीकात में ये निकला था कि 70% ये जो फायर्स हुई हैं ये इनको ग्राउंड फायर्स कहते हैं, जो कि ग्राउंड पे पड़ी हुई स्पेशली जो पाइन नीडल्स होती हैं वो सूख जाती हैं। और इस बार जो ड्राई सीजन है वो वक्त से पहले आया है, लंबा ड्राई पीरियड था और ज़्यादा ड्राई पीरियड था, और उसकी वजह से ये ट्रिगर हुआ है फॉरेस्ट फायर्स मुख्तलिफ जगह के ऊपर। कुछ इसमें ऐसे एलिमेंट्स भी होते हैं शरारत के, लेकिन वो 10-15% से ऊपर नहीं थे जो कि हमारी तहकीकात थी उसके मुताबिक। तो ये क्लाइमेट ट्रिगर था बिकॉज एक सीजनल शिफ्ट आया है इसके अंदर। सीजन जो है वो गर्म ज़्यादा हो गया, वक्त से पहले हो गया। ये तमाम चीज़ें क्लाइमेट चेंज की वजह से हुई और उसकी वजह से वो फॉरेस्ट फायर्स ट्रिगर हुए। फॉरेस्ट फायर्स आप देखें तो ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं, तमाम दुनिया इसकी जद में है। और बड़े बड़े डेवलप्ड मुल्क, अमेरिका आप देख लें, ऑस्ट्रेलिया देख लें, वहाँ पर जब फॉरेस्ट फायर्स लगे हैं कैलिफोर्निया में, वो उनसे कंट्रोल नहीं हो सके तमाम तर वसाइल, तमाम तर मशीनरी के बावजूद, क्योंकि ये एक नेचुरल ऐसा फिनोमेना है जो कि हमने हमारी वजह से पैदा हुआ है, इंसानों की गफलत की वजह से। लेकिन अब इसके असरात जो हैं वो थ्रेशोल्ड से ऊपर जा रहे हैं ह्यूमन कैपेसिटी के। तो पाकिस्तान में भी ये फॉरेस्ट फायर्स की बड़ी वजह ये थी। आपने ब्रेक से पहले एक बात की थी कि तमाम पार्टीज को इकट्ठा होना चाहिए। मैं उसमें बिलीव करता हूँ कि हमें एक चार्टर ऑफ एनवायरनमेंट या चार्टर ऑफ नेचर साइन करने की जरूरत है तमाम पार्टीज को, क्योंकि ये सियासत का मसला नहीं है। ये पाकिस्तान के आने वाले नस्लों के लिए, आने वाले दिनों में जो पाकिस्तान की सालमियत है उसके लिए एक बहुत बड़ी थ्रेट है। और उसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम सब एक पेज के ऊपर हों इस चीज़ के ऊपर,
اور باقی سیاست تو ہوتی رہے گی، لیکن اس کے اوپر سیاست نہ کی جائے، اور یہ ایسی چیز ہے جس کے اوپر یکجا ہونا چاہیے اور ایک چارٹر کے اوپر سائن ہونا چاہیے۔ بالکل، ہم بھی آپ کی اس چارٹر آف انوائرمنٹ کی جو بات ہے اس کو مکمل طور پہ انڈورس کرتے ہیں۔ یہ بھی کہیے گا کہ اب جو ہے ایک اور بھی بات ہے ملک صاحب، بھوٹان ایک چھوٹا سا ملک ہے اور انہوں نے اپنے انوائرمنٹ کے اوپر اتنا کام کیا کہ وہ دنیا کا واحد ایسا ملک ہے جو ضرورت سے زیادہ آکسیجن بنا رہے ہیں۔ اس حوالے سے آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں خاص طور پہ ٹھیک ہے ہم نے درخت لگائے، لیکن ہم اس سے زیادہ کام کر سکتے ہیں؟ ایک عام جو آدمی ہے، کسی سیاسی جماعتوں سے، حکومتوں سے، انتظامیہ سے ہٹ کر بھی ان کو کن چیزوں کے اوپر دھیان دینا چاہیے، یا اس حوالے سے وہ اپنا کیا انپٹ دے سکتے ہیں؟ دیکھیں، عام آدمیوں کے لیے تو یہ ضروری ہے کہ وہ کوشش یہ کریں کہ دیکھیں سب سے آسان اور سب سے افیکٹو جو طریقہ ہوتا ہے وہ درخت لگانا ہوتا ہے، کیونکہ اس سے آپ لوکل انوائرمنٹ کو اپنی شفٹ کر لیتے ہیں۔ اگر کلائمیٹ چینج ہو بھی رہا ہے تو لوکل جو موسم ہے آپ کا 3-4-5 ڈگریز کا فرق پڑ جاتا ہے ان ویری ہاٹ ویدر، تو اس لیے وہ اس کے لیے تو وہ ایک صدقہ جاریہ بھی ہے اور نیک کام بھی ہے، اور اس لیے ہماری گورنمنٹ نے بہت زیادہ فوکس اس پہ رکھا تھا۔ بریک کے بعد خوش آمدید، ہم بات کر رہے ہیں بدلتے ہوئے موسم جو ہیں اور جو ماحولیات کے حالات ہیں اس وقت دنیا بھر میں اور خاص کر ہمارے ملک میں، اس کے حوالے سے ڈاکٹر عمران ثاقب خالد صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا اسٹوڈیو میں اس وقت۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ ماہر ماحولیات ہیں، ڈائریکٹر گورننس اینڈ پالیسی ہیں WWF کے پاکستان میں نمائندگی کرتے ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب اگین۔ اینڈ جمیل نگری صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، ان سے ہم GB کے حوالے سے خاص طور پہ کامنٹ حاصل کریں۔ ڈاکٹر صاحب آپ سے میں ایک بہت بنیادی بات پوچھنا چاہوں گی، کیوں کلائمیٹ چینج اس وقت ہمارا اور دنیا بھر کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور ہمارے لیے اس کی خاص طور پہ کیا امپورٹنس ہے اس وقت؟ دیکھیں جی، نہ صرف اس وقت لیکن یہ آج سے 20-25-30 سال پہلے یہ بات ہم پر آگاہ ہو گئی تھی کہ یہ سچویشن ہے وہ چینج ہو رہی ہے۔ اس کی جو وجوہات ہیں اس کے اندر ہمارا فوسل فیول پہ ریلائنس ہے، یعنی کہ انرجی کا استعمال، فوسل فیول کا برن ہونا، اس کے اندر سے گرین ہاؤس گیسز کی ایمیشنز آنا، اور یہ سب چیزیں جو ویسٹرن ممالک ہیں وہاں پہ سب سے زیادہ ہوئی، USA کی ڈیولپمنٹ، کینیڈا، یورپ، وہاں سے یہ بات شروع ہوتی ہے۔ لیکن اب ہم نے دیکھا کہ انڈیا، چائنا بھی اسی طرف جا رہا ہے، ہم بھی جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جیسے جیسے ہماری انرجی کی نیڈز بڑھتی ہیں تو ہم لوگ رینیویبلس کی بجائے ہم لوگ وی آر اسٹل ریلائنگ آن فوسل فیولز۔ اس کی وجہ سے گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے، یہ جو گرین ہاؤس گیسز ہیں ایٹماسفیئر میں جا کر ایک لیئر بنا دیتی ہیں، جس سے سورج کی وہ شعاعیں جو کہ ہمارے لیے بہتری آتی تھی، جس سے وہ ایک طرح سے ہمارے ارتھ کو انویلپ کر دیتی ہیں، اور اس کے گرماہٹ اس قسم کی آتی ہے جس سے نیگیٹو امپیکٹس آتے ہیں۔ اب آپ دیکھ سکتی ہیں کہ اس میں فلڈز ہیں، ڈراؤٹس ہیں، ہیٹ ویوز ہیں، پاکستان میں گلیشیل ایک آؤٹ برسٹ فلڈز ہیں ناردرن ایریاز میں، ہماری فوڈ سیکیورٹی متاثر ہو رہی ہے، ہیٹ ویوز آ رہی ہیں جس سے اربن ایریاز میں بھی وی آر افیکٹڈ، فارسٹ فائرز آ رہی ہیں۔ سو دیٹ از وائی اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ ہم اس کو ایک کنسرٹڈ طریقے سے اس پر اس ایشو کو ایڈریس کریں۔ اس کو ایسٹیمیٹ، ایک ہمارے ساتھ ابھی ملک امین اسلم صاحب تھے بریک سے پہلے، تو انہوں نے بھی کیونکہ جب بات کی تھی COP26 میں تو کلین انرجی کے حوالے سے انہوں نے ایک ایسٹیمیٹڈ ٹائم بھی کہا تھا کہ 2030 تک ہم چاہتے ہیں کہ 30% کم از کم، یا کچھ ایک انہوں نے اس کے حوالے سے دیا تھا نمبر کہ اس کے اوپر ہم کام کر لیں۔ تو میں آپ سے اگلی بار یہ جانوں گی کہ کیسے ممکن ہے یہ، اس کے اوپر کیا کام کرنا ہوگا۔ نگری صاحب، ابھی ڈاکٹر صاحب نے بات کی فوڈ سیکیورٹی کے بارے میں، اب GB میں جو صورتحال بنی، اب آپ نے ہمیں بتایا کہ وہاں کے شہریوں کی، جو لوگ وہاں پہ رہتے ہیں ان کی زندگی تو بہت زیادہ متاثر ہوئی ہے، لیکن وہاں پہ جو فصلیں ہیں ان کو کتنا نقصان ہوا ہے، اس حوالے سے کن چیلنجز کا سامنا ہے؟ جی، سب سے زیادہ ہی مسئلہ فوڈ سیکورٹی کا ہے، اور گلگت بلتستان کے اندر بھی یہ مسائل بہت زیادہ ایمرج ہو رہے ہیں۔ وہ اس وجہ سے کہ اب جو لینڈ ایروجنز ہو رہے ہیں، فلڈنگ جو فصلیں ہیں، جو فیلڈز ہے، کھیت ہے، وہ تو تباہ ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ چونکہ ہم ایک بہت ہی اسپیسیفک اور بہت ہی یونیک ایک جغرافی کے اندر رہتے ہیں، تو یہاں پہ مسائل تو جب ایک نالے میں سیلاب آتا ہے تو اس سے کئی اریگیشن چینل ٹوٹ جاتے ہیں، اور اریگیشن چینل کے ٹوٹنے کے بعد یا اریگیشن چینل کے خراب ہونے کے بعد کئی جو ہے کینال، کئی ایکڑ زمینیں جو ہے بنجر ہو جاتی ہے، مطلب ایک پانی وہاں نہیں آتا ہے، تو اوبیسلی وہاں جو کاشت ہوتا ہے وہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اس سے تو
بہت زیادہ, اور خاص کر یہاں کے لوگوں کا جو انحصار ہے وہ بیسیکلی زیادہ تر کہ ایگریکلچر میں کہ وہ فروٹس ہے, خاص کر جو فریش فروٹس ہے اور ڈرائی فروٹس ہے. لیکن یہ جو سیلاب آتے ہیں اس سے زیادہ ان درختوں کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے. بہت ہی درخت جو ہے اس کے زد میں آ جاتے ہیں. تو اس سے یہ مسائل تو یہاں پہ, اور دوسری بات, جب روڈ کمیونیکیشن کٹ جاتا ہے, لوگوں کا ایکسس ختم ہو جاتا ہے, واٹر چینل تو خیر تباہی ہو جاتے ہیں, ساتھ اریگیشن چینل اور لوگوں کا ایکسس سے ختم ہو جاتا ہے. تو اب جب ہم ان کو کئی علاقوں میں یہ بھی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جو ریسنٹ سیلاب آئے اس سے راستے کٹے ہیں, لوگوں کی جو ہے ایکسس کٹا ہوا ہے, وہاں تک سامان سپلائی نہیں ہوتے, وہاں کاٹ کے صورتحال پیدا ہو رہا ہے. اور پھر آن ٹاپ آف ایوری تھنگ میں نگری صاحب یہ بھی سوچتی ہوں کہ اب ہر روز آپ کو قدرتی آفت کا اگر ڈر لگا رہے تو کتنی غیر یقینی کی زندگی گزارنے پہ مجبور ہوتے ہوں گے وہاں کے لوگ. ڈاکٹر صاحب اب آپ یہ بھی کہیے گا کہ اب جو فارسٹ فائرز ہو رہے ہیں اس وقت, جنگلات کے اندر جو آگ لگ رہی ہے, اور اس کے علاوہ جو جنگلی حیات ہیں ان کا تحفظ کے اوپر بھی بہت زور دیا جاتا ہے, یہ دونوں چیزیں کتنی ضروری ہیں ایک اچھے انوائرمنٹ کے لیے اور کلائمیٹ کے لیے؟ جی نہیں, بالکل بہت زیادہ ضرورت ہے. اس وقت پاکستان نے ایک بلین ٹری سونامی کا آپ نے بہت زیادہ سنا ہوگا, پہلے کے پی میں, اب 10 بلین ٹری پورے پاکستان میں. تو ایفورسٹیشن کیمپینز پوری دنیا بھر میں ہو رہی ہیں. اس کی وجہ ہے کہ یہ کنٹریبیوٹ کرتی ہیں گرین ہاؤس گیس کو ایلیمینیٹ کرنے میں. دیر اے سنک فار کاربن ڈائی آکسائڈ فار ایگزامپل, تو یہ ایک امپورٹنٹ چیزیں ہیں. لیکن اگر ان پہ آگ لگ جائے اور ہم اس پہ صحیح طریقے سے قابو نہ کر پائیں تو دس ایڈس ٹو دا گرین ہاؤس گیسز. جب وہ درخت کٹ رہے ہوتے ہیں, بایو میس کٹ رہا ہوتا ہے, تو دیٹ ہیز این افیکٹ آن گلوبل وارمنگ. وہ ایک طرح سے اس کو ایگزاسربیٹ کر دیتا ہے, اس کو زیادہ خراب کر دیتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتا ہے کہ بایو ڈائیورسٹی کتنی ضروری چیز ہے ہمارے لیے. ہمیں پتا ہے کہ فلورا اینڈ فونا یعنی کہ درخت, حیاتات, نباتات, ان میں کمی واقع ہو رہی ہے بیکاز ہم لوگ جس طریقے سے ڈیولپ کر رہے ہیں. ان کے کافی فوائد ہیں, اور بیکاز آف کلائمیٹ چینج اور اس طرح کے جو اثرات ہم مرتب ہوتے ہیں, اگر ان پہ امپیکٹ آنا شروع ہو جائے تو وی ول لوز دیٹ. اور پاکستان میں آپ کو پتا ہے کہ ہمارے پاس اس وقت less than 5% of our area is covered by forests. So it is very important کہ ہم اس کو پروٹیکٹ کریں اور اس کو اس طریقے سے کریں کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے اس کو ہم سسٹینیبل بنا سکیں اپنے آنے والی جنریشنز کے لیے. آپ نے یہ بھی دیکھا کہ لوگوں کے رویے بدلے ہیں وائلڈ لائف کے تحفظ کے حوالے سے کچھ گزرے سالوں میں پہلے کے مقابلے میں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی فرق آیا تبدیلی رویوں میں عام طور پہ؟ دیکھیں, ہیومن وائلڈ لائف کانفلکٹ تو ایک طرح سے کافی عرصے سے رہا ہے. جہاں جہاں پہ آبادی ہے وہاں پہ وہ کانفلکٹ آتا ہے. سنو لیپرڈس کی اگر ہم بات کریں ناردرن ایریاز میں, تو وہاں پہ بھی مال مویشی ہوتے ہیں, ان کو پروٹیکٹ کرنا چاہتا ہے فارمر لینڈ اونر, کیونکہ سنو لیپرڈ آ کے ان کو اٹیک کرتا تھا. نیچے یہاں پہ آ جائے گلیات میں تو وہ کامن لیپرڈ ہے جو آ کے ہم پہ افیکٹ ہوتا ہے. تو جو ہمارا فرسٹ ریئیکشن ہوتا ہے کہ ہم نے اس جانور کو مارنا ہے. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ وہ کتنا پروٹیکٹڈ ہے, وہ ہمارے ٹورزم کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے, ہماری بایو ڈائیورسٹی کے لیے اس کی کیا حیثیت ہے. تو اس میں کیپیسٹی بلڈنگ جو ہے اس کو جاری رہنا چاہیے, اور ایک طرح سے دیٹ از این آن گوئنگ پروسیس جس کے اندر ہمیں کمیونٹیز کو انوالو کرنا پڑے گا. جمیل نگری صاحب, قوانین کے حوالے سے, یہ وائلڈ لائف کے تحفظ کے حوالے سے بھی ہم سنتے ہیں کہ جی بی کے اندر ہیں قوانین, ملک بھر کے اندر ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی امپلیمنٹیشن ہو پاتی ہے اسی طریقے سے؟ جی ڈاکٹر صاحب جو بات کر رہے تھے پھر وہی بات ہے کہ اب گلگت بلتستان میں خاص کر سنو لیپرڈ کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا, چونکہ میری ایکسپرٹیز تو نہیں, لیکن جو ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں یا علاقے میں, سوسائٹی میں, مسئلہ یہ کہ وہ ایک سروے جاری ہوتا ہے کہ پاکستان میں جو سنو لیپرڈ کی پاپولیشن بڑھ رہی, لیکن میں اس سے اتفاق نہیں کرتا ہوں. یہاں پر میں دیکھ رہا ہوں کہ سنو لیپرڈ کی پاپولیشن بڑھ نہیں رہی ہے بلکہ گھٹ رہی ہے, یہ ڈیکریز ہو رہی ہے. میرے سامنے کئی ایکسپیرینس ہے, کئی ہم رپورٹ کرتے ہیں, کئی ہم رپورٹ نہیں کر پاتے, کیونکہ مطلب ہے کہ ہمیں بھی چاہیے کوئی سورس, کہیں کوئی ایویڈنس. لیکن ایسا ہے کہ یہاں پر ایک تو جو صرف فارمرز یا جو لائف سٹاکس پہ اٹیک ہے اس کی ریٹیلیشن میں یا اس میں صرف نہیں کرتے, بلکہ اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت سارے. اب اس کی جو سنو لیپرڈ کے اعضاء ہے, اس کی جو سکن ہے, اس کو بیچنے کے لیے بھی لوگ
अब जो है शिकार करते हैं सुनो लेपर्ड का, और खासकर जब टूरिस्ट के बहुत ज्यादा आने से बहुत सारे जो हैबिटेट है वाइल्ड लाइफ का वो भी श्रिंक होता जा रहा है, ठीक है। मारखोर चूंकि मतलब जब तक सस्टेनेबल इको टूरिज्म के लिए इनका बहुत जरूरी है, लेकिन अब मारखोर जो ट्रॉफी हंटिंग के दौरान ट्रॉफी हंटिंग के लिए जो परमिशन दिए जाते हैं वो तो बहुत लिमिटेड है, लेकिन उसके अलावा इलीगल हंटिंग बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा। मारखोर की आइबेक्स का ब्लू शिप के जो है यहाँ बहुत सारे शिकार भी हो रहे हैं। उससे क्या होता है कि आप जो चेन ऑफ वो खत्म हो जाता है। आप सुनो लेपर्ड का जो है वो ये कि उसने मारखोर का शिकार करना है, मारखोर जब नहीं होगा तो ऑब्वियसली वो आबादी की तरफ आएगा, आबादी में जो है लोग उसको जो है मारेंगे, तो इससे जो है एक डिसबैलेंस मतलब की होती है एनवायरनमेंट में। डॉक्टर साहब जी नगरी साहब, अगर आप मुकम्मल कर चुके हैं। अच्छा, वैसे आपके ख्याल में पाकिस्तान भर में कौन से ऐसे इलाके हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा असरात आपको इस वक्त अगर आप देखें क्लाइमेट चेंज के वाज़े तौर पे नज़र आ रहे हैं? जीबी के हालात तो नगरी साहब बता रहे हैं, और फिर लेकिन हम देख रहे हैं कि ऑन दी अदर हैंड बलूचिस्तान में एक्सट्रीम वेदर्स का वहाँ पे भी मामला है, इस बार गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ी और फिर फॉरेस्ट फायर्स भी वहाँ पे हुए हैं। तो क्या हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कुछ ऐसी जगह हैं मुल्क में जिधर इमरजेंसी बेसिस के ऊपर हम काम करें? देखिए, आपका हमारा पूरा जो खित्ता है अक्रॉस साउथ एशिया, दिस इज वेरी वल्नरेबल। उस एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम है जर्मन वॉच इंस्टीट्यूट, वो उसकी रैंकिंग्स आती हैं पिछले कई सालों से आ रही हैं, उसमें पाकिस्तान रैंक्स इन द टॉप 10 इन टर्म्स ऑफ इम्पैक्ट। अच्छा, अब वो किस तरीके से होता है, अगर हम ऊपर से शुरू करें जीबी से, तो वो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स हैं, ठीक है। अगर हम साथ साथ दरिया सिंध पे आना शुरू कर दें, इंडस पे, तो वहाँ पे फ्लडिंग होती है, ठीक है। मॉनसून्स का आना, उसमें भी चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। कभी वो मॉनसून बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन कर जाता है, कभी कम होता है, दैट इज ऑल्सो इम्पैक्टिंग अस। इसका मतलब है कि वो फिर अर्बन फ्लडिंग हो रही है, सी लेवल राइज हो रहा है, वी आर फेसिंग ड्राउट्स। बलूचिस्तान में बहुत लंबे अरसे से चल रहा है। सो क्लाइमेट चेंज इज एग्जैसरबेटिंग ऑल ऑफ दीज इवेंट्स, और वो इस तरीके से कर रहा है कि हम उसको हैंडल नहीं कर पा रहे। एक और चीज जिसका हमें डर लगा होता है वो ये कि एक वक्त पे आपका ड्राउट चल रहा होगा किसी जगह पे, दूसरी जगह पे फ्लडिंग चल रही होगी, एक जगह पे अर्बन फ्लड्स चल रहे होंगे, तो वो क्राइसिस की सूरत हाल बन जाती है। अब उसको किस तरीके से हमने उसके साथ हैंडल करना है, दैट विल बी अनदर इशू। मैं सिर्फ इसमें यह कहना चाहूंगा कि एट द एंड ऑफ द डे, बिकॉज ये जो है क्लाइमेट चेंज एक ग्लोबल प्रॉब्लम है, इसको सिर्फ हम लोग हल नहीं कर सकते, इसके लिए ग्लोबल कम्युनिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अनफॉर्चुनेटली दैट हैज बीन मिसिंग। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती रही हैं और पिछले 26 सालों से ये चीज चल रही है, इस दफा 27वीं होने जा रही है, बट आई डू नॉट हैव एनी होप्स फॉर दैट। उसकी वजह यह है कि प्रोमिसेस होती हैं वहां पर, और द वेल टू डू कंट्रीज कंटिन्यू ऑन देयर वेज। यूएस ने इस वक्त एक डिसीजन लिया है कि हम फॉसिल फ्यूल एक्सप्लोरेशन जारी रखेंगे, ठीक है। हम लोग उनको कहते हैं कि जी लॉस एंड डैमेज हो रहा है, वी आर बीइंग अफेक्टेड बाय इट, तो हमारी जो लॉसेस हो रहे हैं क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, उसके लिए आप हमें फंड्स दें ताकि हम उससे निपट सकें। डेवलपिंग कंट्रीज एज अ होल वो ये कहते हैं, लेकिन हमें कोई उस पर इमदाद नहीं मिलती। फाइनली जिस चीज पे हमें फोकस करना पड़ेगा दैट इज अडेप्टेशन इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि ग्रीन हाउस गैस एमिशंस तो वहां से आ रही हैं, हमारी तो अपनी तो बहुत कम है, हम लोग भी कोल पे रिलाई कर रहे हैं, लेकिन हमारी एमिशंस बहुत कम है। ओवरऑल एमिशंस जो हैं वो ज्यादातर आपकी ग्लोबल वेस्ट से आ रही हैं, चाइना और इंडिया भी उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, but as Pakistan is contributing less than 1%, so we are getting most affected by it। तो हमें अडेप्ट करना पड़ेगा, and for that उसके लिए हमें अपनी रिसोर्सेज भी चाहिए और हमें ग्लोबल कम्युनिटी से भी हेल्प चाहिए, तरफ से भी सपोर्ट चाहिए। आपने कहा कि आप इतने होपफुल नहीं हैं, और ग्रेटा थनबर्ग का हमने अपने इंट्रोडक्शन में हवाला दिया था प्रोग्राम स्टार्ट करते हुए कि उन्होंने भी यही कहा था कि होपफुल होना तो दूर की बात है, इसको इस तरीके से ट्रीट किया जाए जैसे आपके घर में आग लग गई है। ये इतना संजीदा मसला है, और दुनिया के जो बड़े ममालिक हैं, सुपर पावर्स हैं, जो उनके लिए ज़्यादा बड़ा मसला है। हम तो फिर बाद में आते हैं, लेकिन हमें ऑब्वियसली अपने लिए कोई इकदाम तो करने हैं कि कुछ बचत हो सके। हमारी जमील नगरी साहब, कंक्लूडिंग रिमार्क्स आपके क्या होंगे कि अब आप कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान और आसपास के इलाकों के लोग चाहते हैं कि इंतज़ामी तौर पे भी उनके ऊपर फोकस किया जाए, और आम तौर पे भी हमें मालूम होना चाहिए कि ये मसाइल हैं जो वहाँ के लोगों को जो इसका शिकार हैं इस वक्त, और ये एक संजीदा मसला है वहाँ के आवाम के लिए भी और हमारे फ्यूचर के लिए भी?
जी देखिए, मैं फिर वही बात कर रहा हूँ कि सबसे बड़ा मसला और सबसे मोस्ट वनरेबल कम्युनिटीज जो है वो गिलगित-बाल्टिस्तान के लोग हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो इशू मैं देख रहा हूँ कि वो ये कि इस हवाले से अवेयरनेस नहीं है अमंग कम्युनिटी, ठीक है। और सबसे जो बड़ा स्टेक होल्डर्स है इसमें वो लोकल कम्युनिटीज है, और लोकल कम्युनिटीज के अंदर इसका अवेयरनेस नहीं है, और इसकी अडॉप्टेशन और मिटिगेशन के लिए जो कुछ होना चाहिए अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो रहा है। और जिस तरह के क्लेम्स किया जा रहा है गवर्नमेंट सत्ता पे या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कि वो इन ग्राउंड मुझे बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है। जैसा जब हम वो मतलब लिखने में बड़े वो नजर आते हैं, लेकिन ग्राउंड पे देखे तो आपको कुछ नजर नहीं आता है। बहुत सारी चीजें करने की जरूरत है अडॉप्टेशन के लिए, मिटिगेशन के लिए, लोगों को कम से कम उनकी जो इम्पैक्ट है उनसे बचाने के लिए भी बहुत कुछ किया जा सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बातें तो हो रही है, क्लेम तो है, लेकिन इन प्रैक्टिकल उस तरह नहीं हो रहा है। यही गालिबन हमारा अलमिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जमील नगरी साहब, डॉक्टर इमरान साकिब साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन करते हैं कि ये एक ऐसा टॉपिक है क्योंकि बहुत अनफॉर्चुनेटली हम कम इसको डिस्कस करते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे सवालात जो आपके जहन में आते होंगे उनको आज वो एड्रेस हुए होंगे। मैं इस बात पे क्लोज करूँगी कि सियासत किसी भी चीज़ के ऊपर की जा सकती है, और हमारे यहाँ कमो बेश हर चीज़ के ऊपर की जाती है, मईशत हो, मज़हब हो या फिर दीगर मामलात हों, जेंडर की बेसिस के ऊपर भी अब तो पॉलिटिक्स की जाती है। लेकिन क्लाइमेट एक ऐसा मामला है, इस तरह मलिक अमीन साहब ने भी आगाज़ में कहा कि इसके ऊपर चार्टर ऑफ एनवायरनमेंट हमें एक करना ही होगा, सबको इकट्ठा बैठना होगा और फ्यूचर की एक स्ट्रैटेजी तय करनी होगी जो हुकूमतें बदलती रहें लेकिन वो स्ट्रैटेजी ना बदले। आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा, खुदा हाफिज़। हर पीर से जुमा अपने फेवरेट शो न्यूज़ आई को यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।